तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे ग्रुप का तीसरा टूर है रॉस आइलैंड के लिए। और ग्रुप ऑलरेडी हार्बर पहुंच चुका है और अभी मैं जा रहा हूं। तो वहां पे ज़्यादा रश रहेगा तो शायद कुछ बोल ना पाऊँ, बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना पड़ेगा। और रॉस आइलैंड पहुंचने के बाद वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। वहां से आपको पूरा जो भी है डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा आइलैंड के बारे में। तो अभी चलते हैं रॉस आइलैंड के लिए हम लोग वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। चलिए। ये भी गया ना। भाई का नंबर लो। यहाँ पर आके 1 घंटा टाइम दिएगा। जो बोट से आए उन लोग को 1 घंटा टाइम देंगे, तो वहाँ में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ में आपको 2 आ जाएगा। 12-10 का टाइमिंग बोल दो। एक साथ तो हिसाब है 12-10 12-15 हिसाब रखो टाइमिंग। 12-10 का टाइमिंग देना, सारा बोट एक साथ आ जाएगा। ये दूसरा बोट आएगा ना। हाँ, वो आ रहा है। तभी टाइम स्टार्ट करो आप। इसलिए मैं 10 मिनट बढ़ा के दे रहा हूँ मैम। हाँ। भाई आप नंबर दो, 7023 952825। आप तीनों बोट आ जाएगा ना। हाँ। सचिन जी में आया। क्या ग्रुप है ना तेरा में? हाँ, एक ग्रुप ना, आ जाइए। सामान ढूंढ जाइए। तो ये है हमारा ग्रुप पूरे सीनियर सिटीजन्स का। त्यामुळे लवकर झोपलो, शांत झोप मिळाली मस्त।
सही है, अब समझ में आया। चलो 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 चलो। फोटो नहीं है। ये ले और ले। हाँ हाँ दे दे भाई। धवल धवल मम्मी ले सिंग लगेगा, हट जाओ हट जाओ। टॉन छे नीरा काय करे दुसऱ्या बघून मला भीती वाटते। माझ्याकडे बघू चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, वहाँ पे जाइए, मोड़ चले जाएंगे। मोड़ के लिए मैं आई लेकिन अच्छा चली जाती है। तो जाएंगे वो तो। कैसे बोलती है वो फर्स्ट वाला सुन के ना। आज तो उसने मतलब घूमे हो गए कई बार, नहीं तो जो एक टाइम में बोलती थी खिला देती थी बच्चे टेंशन। बस इतना ही चढ़ाई है। चले चले आराधना आराधना। अब देखा व्हाट्सएप देखा था रात को भेजा वाला, वही है। 60 पार हो गया ना, बोला हाँ बोला नहीं ना, वो तो बुलाया वही टाइम में चले गया साथ में। कि ऐसे कहते हो ना, बोल देना। अरे फोन तो यार बैठी बोलो। सबका एक्सेल हो गया ना। अच्छा बैठो उधर, ऐसे बैठ रहो। अभी मैडम देगी आधा रिकॉर्डिंग मार देगा। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी कौन गाइडिंग करेगा। हाँ वो बात भी। रेडी चालू करेगा। गुरुवार चले।
अरे फोटो सेशन बाद में करो। आओ मारा हाँ पढ़े नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो शुक्रिया मैम सबको आप लोगों को बोल रहा और ब्लेसिंग्स भाई ओके आप सब लोग सी लेवल से 200 फीट हाइट 200 फीट हाइट पर आ रहे हो। कौन कहता आपको गाड़ी चाहिए? बिना गाड़ी के पहुंच गए ना। आपके ठीक सामने ये रहा 1840 का प्रेस्बिटेरियन चर्च इंग्लैंड वालों के। इसमें भगवान की मूर्ति नहीं होती है। इसमें वो जो पीछे एक बड़ा बड़ा ट्री देखे ना, वो ट्री के भी इस चर्च का बेल्ट है 5 मंजिल का। इसमें 310 के ब्रश के बेल्ट थे जिसको 8 पुल्ली से रोका गया। वो इतना भारी था उसको 8 पुल्ली से 8 सपोर्ट दिया गया। सर आ जाइए। ये रहा 1840 का प्रेस्बिटेरियन चर्च इंग्लैंड वालों के। इसमें भगवान की मूर्ति नहीं होती है। और वो जो पीछे ट्री है उसके बीच है इस चर्च का बेल्ट है 5 मंजिल का जिसमें 310 के ब्रश के बेल्ट थे जिसको 8 पुल्ली दिया गया और खींच कर बजाने के लिए 20 से 25 मेंबर्स चाहिए। और इस बेल की आवाज़ बिग बैंग की आवाज़ से मिलती जुलती है और ये घंटे की आवाज़ से वो जेल तक सुनाई देता है। ये रहा 165 ब्रिटिश ऑफिसर्स मेस। ये रहे उनके मेस थे। लैंड है जिसके बीच समुद्र आ जाता है। जब आप सब लोग यहाँ से आ रहे थे ये रहा उनके क्लब जूनियर ऑफिसर्स के क्लब थे। ताश रूम बार रूम सब कुछ था। यह बिना बिजली का एसी रूम था। उस ज़माने इलेक्ट्रिसिटी नहीं फिर भी एसी था। फ्लोर में पानी भर देते थे। नीचे पूरा फ्लोर पानी होगा। जब सारी बिल्डिंग की गर्मी को पानी लेते हैं तो कैप खोल कर पानी को आउट करते कैप लगाते हैं फिर पानी भरते हैं। तो इसके पीछे पानी कहाँ से आया? 1740 का रेन वाटर हाउसिंग पॉन्ड है। जब हम जाएंगे तो पॉन्ड आपको सामने मिलेगा। उस पॉन्ड का इस्तेमाल करें। वो पॉन्ड 1740 के अंग्रेज़ के ज़माने के है और ये पॉन्ड हमारे हिंदुस्तानियों को मिली थी। हिंदुस्तानी ने बिना प्योरीफाई कर उस पानी को यूज़ किया। कभी भी उनको ना तो बीमार हुए और ना ही वो मरे। इसलिए उन्होंने रिसर्च करके इसी पानी से बिस्लरी वाटर नीचे बनाया था। मगर आज के तारीख में ये पानी को हमारे एनिमल यूज़ करते हैं। उन लोगों ने बहुत ही सुंदर प्लानिंग दिया है। अगर ये पॉन्ड भर जाए तो लैंड ख़राब हो जाएंगे ओवरफ्लो होगा तो वॉल को ड्रिल कर स्टोन का ड्रेन बनाकर सारे एक्सेस पानी को नीचे गड्ढे पे गिराया है। जहाँ से आप जब थे उधर गिराकर उसमें भी एक्सेस हो गया तो वो लैंड ख़राब हो जाएगा। तो उसी के साइड में एक और ड्रेन बना, वो ड्रेन को सी से जोड़ दिया। इतनी सुंदर प्लानिंग सिस्टम सारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। अब हम यहाँ से निकलेंगे। सब लोग अपना सामान चेक किए। जाने से पहले आपका 2 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं आपका 2 मिनट में भी कुछ कहती फिर यहाँ सबको नीचे ले आती। कोई भी व्यक्ति फोटोग्राफ नहीं करेगा। ध्यान से मेरी बात सुनेगा। पूजा करने के लिए मंदिर गुरुद्वारे चर्च जाते हैं। हम सबके भीतर ईश्वर है। ईश्वर कभी आपको नहीं बुलाया। मैं भी देखती मेरे घर में मेरी माँ होती मेरा ये मन्नत पूरा की थाली भर के भगवान को देती है जाके। तो भगवान कभी नहीं बोला मेरे दरवाजे पे तुम लाओ फिर भी बुलाती है क्योंकि ईश्वर कहता है वो हम सबके भीतर है। मैं जंगलों में कभी कभी अकेले बैठती हूँ घंटों जानवर से बात करते करते कभी कभी ईश्वर से भी बात करती हूँ। तो एक दिन अचानक हमारे बातों में ईश्वर ने मुझे अचानक से कहा मैं ईश्वर नहीं, मुझसे बड़ा भी कोई ईश्वर है। तो मुझे धक्का लगा। जिससे मैं रोज़ बात करती हूँ बोलता मैं ईश्वर नहीं, मुझसे बड़ा भी ईश्वर कोई है। तो यही दिमाग में लिए घर पहुँची। मेरी माँ पूजा कर रही थी, दिया जला रही थी। मैं दिया को बुझा दिया। जैसे ही मैंने दिए तुम कहाँ से खेल के गंदे यहाँ से भगवान का बत्ती बुझाई। ठाड़ ठाड़ 2 थप्पड़ मारा, कस कस के मारा थप्पड़, बहुत ज़ोर से लगा, बहुत थोड़ा थप्पड़ मारा उसने फिर दोबारा जलाया। फिर मैंने दोबारा बंद कर दिया। मैं बोली ये ईश्वर नहीं, इससे बड़ा भी कोई ईश्वर है। उसने मुझे बुरी गति मारा। तो मेरे फादर अंदर से पता नहीं था, मेरे पिताजी है बाहर है, कुछ बच्चों क्यों मारते, बोली पूछो क्या बोलती है। मेरे फादर ने पूछा क्या हुआ तो मैं बोली ये ईश्वर नहीं, इससे बड़ा भी कोई ईश्वर है। तो मेरे पिताजी ऐसा मुँह खुला लगे। उस समय मैं बच्ची थी इसलिए मुझे पता नहीं मेरे पिता के मन में क्या चल रहा है। मगर आज मैं अपने पिता के मन में क्या चल रहा था वो जवाब दे सकती हूँ। मेरे पिता जब मुंह खोल कर मुझे देख रहे थे तो मेरे पिता के मन में चल रहा था मेरे बच्चे को क्या हुआ, ऐसा क्यों कहती है, ये विचार था उसके मन में। वो आज समझ में आता है। वो मुझे कोने में लेकर प्यार से पूछा तुम्हें किसने कहा, तो मैंने ज़ोर से कहा मुझे ईश्वर ने कहा। तो वो चुप हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों चुप हो गए। तो मैंने कहा आप चुप हो ना, मैं ईश्वर को नीचे बुलाती देखना, वो आपको इसका जवाब देगा, मुझसे पूछना। उसने मुझे बोला है मैं ईश्वर नहीं, मुझसे बड़ा कोई ईश्वर है। जब मैं इस धरती पर ईश्वर को बुलाया, बड़े प्यार से धरती पर आया। उसने आते ही बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया। जब ईश्वर धरती पर पैर रखा उसने सबसे पहला काम किया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मेरे माँ बाप को प्रणाम किया। चुपचाप मेरे माँ बाप के पीछे खड़ा हो गया आंखें बंद कर। तब मैं कहने लगी मेरी माँ तेरी पूजा करती है, अगर तू पीछे रहा तेरे जाने के बाद फिर मुझे पीछेगी, इसलिए तुम सामने आ जाओ। तब ईश्वर ने आंखें बंद कर ज़ोर से कहा ईश्वर से पहले माता पिता, उसके बाद ईश्वर का नंबर आता है। ऐसा ईश्वर भी कहता है। इसलिए याद रखिएगा, आज के जनरेशन का ब्रेन वॉश कीजिए, समझाइएगा माँ बाप बूढ़े होने के बाद किसी स्टोर रूम या आश्रम में रखने वाला सामान नहीं। इसलिए अगर पालने की क्षमता नहीं तो घर का कोना दीजिए, मगर वो कोना आश्रम नहीं होना चाहिए।
क्योंकि माँ बाप अपने बुरे बच्चों को भी आशीर्वाद देता, कभी माँ बाप ने अपने बच्चों को बदुआ नहीं दिया है। तो हम जब उसको हमारी ज़रूरत तब हम छोड़कर क्यों भागते हैं, हम क्यों चले आते हैं, क्यों आश्रम बनाते हैं। मत बनाइएगा, अगर पालने की क्षमता नहीं, रखने की क्षमता नहीं, कम से कम आश्रम में घर में कोने तो दे सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए। और याद रखिएगा, जब जब इस धरती के भगवान को तकलीफ होगी तब तक इस भगवान के संतान की ज़िंदगी में आग लगेगी। ये आग ईश्वर लगाएगा, क्योंकि ईश्वर माँ बाप के सामने सिर झुकाता है। ईश्वर के लिए भगवान, ये धरती के भगवान। इसलिए जब जब ये तकलीफ में होगी तब तक उसके संतान भी तकलीफ में होगा। और जब इस धरती का भगवान सुखी रहेगा, उसका परिवार, उसके जो बच्चे हैं, उसकी ज़िंदगी में फूल बरसेगा और ये फूल ईश्वर बरसाएगा। इसी को कलयुग कहा जाता है, जो आज आप देख रहे हैं उसी कलयुग कहा जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, हम मांगते नहीं, मांगने तो पहले वो हमें ला कर दे देते हैं। इसलिए एक समय आता है जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए एक छत तो दे सकते हैं, कम से कम देखभाल ना करें। इसलिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे हम अपने हिंदुस्तान को वापस ला सकें और इस धरती के भगवान को खुश हो सकें। कोशिश करें, सब मिलता है, क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर रहता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, ऐसा ज़रूर होगा। एक दिन ऐसा आएगा, हिंदुस्तान के सारे माता पिता खुश रहेंगे और हमें भी देखकर अच्छा लगेगा। मैं आपकी दुनिया से नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ पर आश्रम बना रखा, ठूस ठूस के माँ बाप को भर दिया उसके अंदर। उनसे कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं। एक बार उनके पास जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि उनके दिल में क्या चलता है। जिस बच्चे को जन्म दिया, आज वही बच्चा, वही साया उसके हाथ छोड़कर भाग रहा है। ये बहुत गलत है, ये अन्याय है। मोदी ने इनके लिए रूल भी बना रखा है, मगर फिर भी बात चला जाएगा, मगर मान ही जाएगी कोर्ट में केस करने के लिए बच्चे के लिए। वो मेरा बच्चा क्या बोलता है, ऐसी फेंक कर चली जाएगी, सामान पूरी संपत्ति उसके मुंह में फेंकेगी, चली जाएगी, मगर वो अपने बच्चे को कोर्ट में कभी नहीं लाएगी। मोदी ने फिर भी रूल बना रखा है, जो माँ बाप ऐसे किया तो मेरे पास उसको सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, मगर माँ बाप नहीं जाते, बोलते मेरा ही संतान है, हमने ही जन्म दिया है, बुरा हो या अच्छा ले जान दो उसको, हम किराए घर पर रहेंगे। सोच के देखिए कितना अच्छा सोचते हैं, मगर हम उसके लिए हमेशा बुरा सोचते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, एक बार हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हिंदुस्तान को वापस ला सके जैसे पहले था। शुक्रिया। अभी हम लोग रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे की तरफ निकल चुके हैं। तो नॉर्थ बे जो है एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं। ये अपना ही ग्रुप है। ये भाई क्या कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं। पैरा हो गया हमारा। पाँच हुआ ना, 5। हाँ, बारह से लिंक के लिए जा रहे हैं। आज ग्रुप टूर का आखिरी दिन है और आज हम आए हैं चातम सॉमिल पे अपने ग्रुप को लेके।
तो आइए आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दिखाए और जितना हो सकेगा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। तो सामने ये हमारा ग्रुप है पूरा। यहाँ पे एक गाड़ी छोटा साइड देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट जैसे स्मारक हम उनके लिए बनवा के रखा गया जो अंडमान पे आए वाले फर्स्ट इंडियंस थे। अंडमान पे आए वाले जो फर्स्ट जो इंडियंस थे वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं थे, वो थे एक्चुअल पे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन वो ब्रिटिशर के लिए प्रिजनर्स बन के अंडमान पे आए थे। सबसे फर्स्ट जो अंडमान पे जो लोग आए थे वो 200 का एक बैच था, जिनको 1858 पे 10 मार्च के दिन अंडमान पे इस आइलैंड पे लेके आया था। इस आइलैंड पे क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग का पीछे वो जो इंडिया का जो ट्राई कलर का जो फ्लैग वगैरह दिख रहा है वहाँ पे वाइट कलर का पोर्शन है, वहाँ पे एक शिप यार्ड है। तो वहाँ पे एक शिप यार्ड है, वो अंडमान का फर्स्ट शिप यार्ड। तो पहले कोई भी कहीं से भी आने से, अदर पार्ट ऑफ इंडिया से, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से भी, वो इस शिप यार्ड के थ्रू यहीं आना पड़ता था। इस वजह से वो फर्स्ट इंडियन का जो बैच था उनको अंडमान पे इस आइलैंड पे लेके आया गया 10 मार्च ईयर 1858 पे। और वो जो लोग थे वो 1857 का रिवॉल्ट के लोग। यू मे बी हर्ड अबाउट 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले मंगल पांडे जी ने शुरुआत किया था बैरकपुर कलकत्ता पे, उनको वहीं फांसी दिया गया। उनका जो रेजिमेंट था उनमें से 200 जिनको लेके आए थे, वही 200 फ्रीडम फाइटर्स ने ये पूरे मिल को 1883 पे बनवा दिया था। ये जो मिल है ये आज के टाइम पे ये एशिया की ओल्डेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट मिल है। ये 200 फ्रीडम फाइटर्स ने बनाया। देखिए, ये मिल बनाना तो उनको बनवाने से पहले उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा। जैसे कि देखिए, अंडमान पे कोई भी प्लेस आप ऐसा लेवल एरिया देख नहीं पाएंगे। अंडमान पे ईच एंड एवरी आइलैंड वो होता क्या था, जो ऑपोजिट में जो फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है उस तरह देखिए, ये चीज़ देखिए इतना हाइट नहीं होने से भी हिली एरिया होता है। ईच एंड एवरी आइलैंड होती है हिली एरिया। तो सोचिए, लाखों करोड़ों पेड़ को काट के लैंड को लेवल करके इस मिल को बनवाने के लिए एक तो 13 ईयर्स। तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए उन्होंने कितनी सैक्रिफाइस किया, कितनी स्ट्रगल की, कितने हरासमेंट और सब देखे। तो उनको याद करते हुए ये जो मंथ का 10 मार्च आती है ना, वो उस दिन को यहाँ पे बहुत बड़ी फंक्शन वगैरह होती है, उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। देखिए, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार का अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे ना, आज के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 5 to 6 लाख का पॉपुलेशन है। ये 10 लाख का बिलो पॉपुलेशन होने की वजह से अंडमान पे जनरल असेंबली, पार्लियामेंट ये सब कुछ नहीं है। पूरे अंडमान के लिए एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ही एमपी का सीट है। ये देखिए, ये 10 लाख से ज़्यादा जब पॉपुलेशन हो जाएगा तब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, जनरल असेंबली, एमएलए वगैरह इलेक्शन होगा। तो कल हमारे यहाँ पे ना म्यूनसिपल काउंसिल का एक इलेक्शन होगा कल, वो वार्ड काउंसिलर्स वगैरह होते हैं ना, उसके कल। और देखिए, इसके अलावा यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन पे 72% पॉपुलेशन है वो बंगाली पॉपुलेशन है। बंगाली पर्सन 72, हार्डली 70 to 72% बंगाली पॉपुलेशन। इसीलिए क्योंकि इन द ईयर 1971 यू मे बी हर्ड अबाउट बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। उस टाइम जो पार्टीशन के टाइम पे जो रिफ्यूजी जो लोग थे ना, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अंडमान पे लेके आके सेटलमेंट किया। इसीलिए अंडमान में बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा है। और उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस मिल का भी विजिट किया और उनका नाम भी ना एक आइलैंड का नाम है, एक जगह का नाम, उस जगह नाम है इंदिरा पॉइंट। वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। वो 2004 पे सुनामी के टाइम पे थोड़ा सबमर्ज हो गया। 2004 पे अंडमान पे ना सुनामी की वजह से ना उस टाइम हमारा पॉपुलेशन करीब 2 लाख कुछ थे, उसमें 50,000 लोगों का डेथ हुआ। 50,000 सुनामी एंड अर्थक्वेक। लेकिन सुनामी का वजह से अर्थक्वेक से यहाँ पे देखिए, आज भी अपना अंडमान के कहीं पे देखिए 3-4 स्टोरी से बिल्डिंग से ज़्यादा हाइट का कुछ बिल्डिंग नहीं देता, क्योंकि ये पहले से ये ना अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता बड़े बड़े ऊँचे बिल्डिंग बनाने। तो 2004 पे ना अंडमान पे बहुत सारी जगह डैमेज हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया।
देखिए लेकिन ये सारे जगह पोर्टगढ़ ये सारे जगह डैमेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए चातम सॉमिल जो है ना, चातम की सेपरेट आइलैंड पर सिचुएटेड है। तो जो गेट देख रहे हैं ना, जहाँ पे टिकट मिला था, वो ये आइलैंड का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो बिल्डिंग का पीछे जो शिप कट है, दिस इज एंडिंग, समझ गए ना? ये आइलैंड है, एक अलग आइलैंड है। तो देखिए ये आइलैंड के सामने की तरफ पोर्टगढ़ आइलैंड था, जहाँ पे होटल वगैरह है, और इसके पीछे भी आइलैंड है। तो ये होता क्या है, ये बीच में पड़ता है, तो इसके बीच में जो वेव्स फॉर्म नहीं होगा, मतलब इसका जो आइलैंड के बीच में जो सी वाटर होता है ना, वो बैक वाटर होता है, उतना वेव्स फॉर्म नहीं होगा। जो आइलैंड ओपन सी में था ना, वो वेव्स फॉर्म होने की वजह से, देखिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंडमान पे ब्रिटिशर का राज चल रहा था। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ब्रिटिशर का राज चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे एग्जैक्टली हाँ, आपको तभी बोला मैं बाहर रुकता हूँ, आएंगे नहीं? ठीक है। इसमें तो प्लानिंग करिए तो का स्ट्रक्चर लगा था ना, ये 1883 के ना पंजाब में बना स्ट्रक्चर, जिसमें ओनली मशीनरी एक 15 डेज हिस्ट्री इसको बोलते हैं सीजन। आप ऐसे ही कुछ देखिए, आप कुछ भी नॉर्मली ट्री देखिए ना, वो ट्री आपको ऐसा ड्राई ड्राई होगा। ये भी ये बहुत अच्छा पेड़, कुछ पेड़ ऐसा होगा जो बहुत ड्राई होगा, इसमें बहुत कुछ भी ट्रीज है ना, ट्रीज का बाग का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ड्राई होगा, बहुत सारा क्रैक होगा। लेकिन कुछ पेड़ में ज़्यादा होगा, कुछ पेड़ में कम होगा, उसमें बहुत ओवर कवर होगा। वो इंसेक्ट्स का वजह से होता है। तो आप उसको ऐसा कुछ तरीका करना है जिससे आपको जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये टर्माइट जो टाइम होते हैं, जो मॉइस्चर जो चले होते हैं, उसको आपको ठीक करना है। और ठीक करने का तरीका होता है सीजन। हमारे यहाँ पे सी वाटर
वो ऐसे ही होता है। ये जो बड़ा सा जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये जो बड़ा सा जो पेड़ है, ये महाराष्ट्र में इसको उम्बर बोलते हैं और कलकत्ता में इसको डुमूर बोलते हैं। यानी ये बेसिकली अंजीर का एक छोटा सा जंगली अंजीर बोलते हैं इसको। ग्रीन कलर का फ्रूट होगा जिसमें अंदर पर रेड कलर ग्रीन जैसा होता है। इधर इधर है। ये जो यहाँ पे बहुत सारा फ्रूट डुमूर गाय। देखिए ये जो फ्रूट है ना, ये तो देखिए हाँ हाँ এটা জংলি ডুমুর এখানে। देखिए ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ना ये पेड़ आपको आपके वहाँ पे भी होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे इतना बड़ा इसीलिए अंडमान ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे हर एक पेड़ का लेंथ एंड डायमीटर बहुत बड़ा होता है। इसके बगल पे जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला ये छोटा सा पेड़ है, जिसकी बड़ा बड़ा पत्ता देख रहे हैं ना अपने यहाँ पे, ये साग का पेड़ है यानी सगुन टीक है। देखिए अंडमान पे ना इस तरीके का 2137 टाइप की ट्रीज है। अलग अलग पेड़ का अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। देखिए कुछ पेड़ कभी सी वाटर में कभी ख़राब नहीं होगा, वो बोट और शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ पेड़ ऐसा होगा जो बहुत हल्का होगा, पेड़ देखने को तो बड़ा होगा लेकिन उसका डेंसिटी लो होगा, इतना हल्का होगा वो आपको माचिस का तिल्ली बनाने के लिए और एप्पल ऑरेंज वेजिटेबल को जो पैकिंग करता है बॉक्सेस होती है ना, वो सब वो पेड़ से बनता है। तो अंडमान पे एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ का नाम है पडॉक ट्री। वो बहुत महंगा होती है। पडॉक जो ट्री है वो ये पेड़ जो देख रहे हैं ना, लंबा से जो पेड़ है, इससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। उसका डायमीटर 1.5 to 3 मीटर्स का डायमीटर होगा और लेंथ होगी 30 to 50 मीटर्स का हाइट होगा। और वो ना ज़्यादातर आपको इस तरह सिटी टूर पे नहीं दिखेगा आपको, वो ज़्यादातर आपको डेंस फॉरेस्ट एरिया पे दिखेगा आपको। वो उस तरह ब्रांचेस नहीं होगा, सीधा जाके चाचा का शेप जैसा होगा। और ये जो पेड़ का जो रूट है ना, ये जो पेड़ का रूट है ना, ये इतना छोटा नहीं होगा। पडॉक का रूट, पडॉक जो ट्री सबसे कॉस्टलीस्ट ट्री पता ना, वो पडॉक का जो रूट है वो 6 to 14 फीट तक रूट बाहर आता है, वो बाहर बहुत बड़ा होता है। और देखिए ये जो मैं आपको स्पॉट दिखाने वाला हूँ, इस पॉइंट का नाम है बॉम्ब पिट, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बॉम्ब गैस स्पॉट है। देखिए अंडमान पे अपने सेल्यूलर जो पोर्टलर, एवलॉक, नीम, रोज, चाटम, ये जो भी आप नाम सुन रहे हैं ना, ये सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को जो पहले काला पानी सजा के लिए इंडियंस को लेकर थे ना, उनसे ये सारी जगह को डेवलप किया गया था। उनके पीरियड पे 3 सकली अंडमान पे जापान ने कैप्चर करे। शायद इसके बारे में अपने लाइट एंड प्रोग्राम में भी सुना होगा, सेल्यूलर जेल पे। जब जापान 1942 to 1945 के पीरियड पे जब अंडमान को कैप्चर कर लेते, तब जापान और ब्रिटिश के बीच में वॉर हो गया था। उस वॉर पे ब्रिटिश ने जापान को अंडमान से हटाने के लिए वॉर हो गया 1942 to 45 पे। उस वॉर पे पूरे अंडमान पे ब्रिटिश ने बहुत सारी जगह पे बम्बार्डिंग की थी, यानी पूरे अंडमान पे उन्होंने 400 बॉम्ब्स गिराए थे। आपने सेल्यूलर जेल देखे, अपने सेल्यूलर जेल के अंदर आप जाएंगे ना, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दीवार देखिए होंगे आप।